क्या आपने कभी सोचा है कि जीव कैसे बढ़ते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं? हाँ, ये सवाल तो हम सभी छात्रों के मन में कभी ना कभी आता ही है। एक छोटे से बीज का बड़ा पेड़ बन जाना सच में हैरान करता है। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं शिक्षा क्षेत्र, जहां पढ़ाई होती है आसान, रोचक और यादगार। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा विषय है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सही कहा। आज हम उन सभी स्लाइड्स और नोट्स का एकदम निचोड़ निकालने वाले हैं जो जीवन के इस निरंतर चलने वाले चक्र को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर जीवों को अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्यों है। मतलब जीवित रहने के लिए खाना या सांस लेना तो जरूरी है, पर जनन तो नहीं। बहुत ही उम्दा सवाल है। देखो, एक व्यक्तिगत जीव के लिए जनन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम एक पूरी प्रजाति या स्पीशीज के नजरिए से सोचें तो उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और जीवन के क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन के लिए भी आवश्यक है। सोचो, अगर प्रजनन रुक गया तो क्या होगा? तो जीवन का चक्र वहीं थम जाएगा, कोई नई पीढ़ी आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर हम जनन की मूल अवधारणा की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। सर, क्या आप इसे आसान भाषा में परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, तो पहला है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें केवल एक ही जनक यानी पेरेंट की जरूरत होती है और इसमें किसी युग्मक या गैमीट का निर्माण जरूरी नहीं होता। जैसे कि अमीबा में होता है। एकदम सही। अमीबा विखंडन द्वारा ऐसा करता है। और दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है ना? हाँ, और इसमें युग्मक का मिलन बहुत जरूरी है, जैसे कि हम मनुष्यों में होता है। ओह, ये तो बहुत आसान है। तो चलो अब अलैंगिक जनन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। इसकी 4 मुख्य विधियां हैं। अच्छा, तो पहली विधि कौन सी है? पहली है विखंडन या फिशन। इसमें एक कोशिका बस 2 या अधिक भागों में बढ़ जाती है। अमीबा इसका एक उदाहरण है। एक और उदाहरण है लेशमानिया। लीशमानिया वही है ना जिससे कालाजार बीमारी होती है? बिल्कुल। दूसरी विधि है मुकुलन यानी बडिंग। सर, क्या आप इसे उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, जैसे हाइड्रा या ईस्ट को ले लो। इनके शरीर पर एक छोटा सा उभार आ जाता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं, और यही मुकुल बड़ा होकर एक नया जीव बन जाता है। अरे वाह! और तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है बीजाणु समासंग, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। राइजोपस जैसे कवक में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो बीजाणु बनाती हैं। और ये बीजाणु तो हवा में फैलते हैं ना? हाँ, और जैसे ही इन्हें नमी मिलती है ये नए कवक में बदल जाते हैं। अब आती है चौथी विधि, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें तो पौधों के जड़, तना या पत्ती से नया पौधा उग जाता है, बीज की जरूरत ही नहीं होती। सही पकड़ा। जैसे आलू की आंख वास्तव में उसका तना होती है और ब्रायोफिल्म के पौधे में उसकी पत्तियों के किनारे से नए पौधे निकल आते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा सारांश दूं तो विखंडन में कोशिका बढ़ती है, मुकुलन में शरीर पर उभार आता है, बीजाणु समासंघ में हवा में विशेष संरचनाएं फैलती हैं, और कायिक प्रवर्धन में पौधे के ही किसी हिस्से से नया पौधा बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसी कायिक प्रवर्धन से जुड़ा एक बहुत ही डरावना किस्सा है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक? ये तो किसी फिल्म का नाम लग रहा है। सुनने में भले ही ऐसा लगे, लेकिन ये एक असली और गंभीर समस्या है। एक पौधा है वाटर हायासिंथ, जिसे हम जलकुंभीदी कहते हैं। अच्छा, मैंने इसे अक्सर तालाबों में हरी चादर की तरह बिछा हुआ देखा है। हाँ, यही वो खरपतवार है जो ठहरे हुए पानी में पनपता है। ये कायिक प्रवर्धन से इतनी तेजी से फैलता है कि पानी से सारा ऑक्सीजन ही खींच लेता है। बाप रे! तो इससे मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती होगी और वो मर जाती होंगी। पर सर, एक बात समझ नहीं आई, अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे भारत लाया ही क्यों गया था? यही तो विडंबना है। इसे विदेशी धरती से सिर्फ इसके सुंदर फूलों और पत्तियों के आकर्षक आकार के कारण लाया गया था। मतलब सिर्फ सजावट के लिए? हाँ, पर कायिक प्रवर्धन की वजह से ये इतनी तेजी से फैला कि आज हमारी जल संरचनाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ये तो सच में चिंता की बात है। खैर,
सुंदरता और फूलों की बात उठी है, तो सर पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पौधों में जो फूल होता है वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि वो पौधे का मुख्य जनन अंग होता है। तो फूल के अंदर नर और मादा भाग अलग-अलग होते हैं? बिल्कुल। फूल के नर भाग को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं। पर क्या हर फूल में ये दोनों भाग होते हैं? नहीं, यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है। कुछ फूल एक लिंगी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल। इनमें या तो सिर्फ पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर। पपीता और तरबूज इसके अच्छे उदाहरण हैं। और जिनमें दोनों भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों के फूल। अच्छा, तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ये शुरू होती है पराग कणों की यात्रा से। हाँ। पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर के सबसे ऊपरी हिस्से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसे परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है? हाँ, परागकण स्त्री केसर के अंदर जाकर अंडाशय तक पहुंचते हैं और वहां युग्मकों का मिलन होता है। निषेचन के बाद फूल में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अंडाशय फल में बदल जाता है। हाँ। और बीजांड यानी ओव्यूल बीज में बदल जाता है। ये तो प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। तो चलो इसी पर एक छोटा सा सवाल, इसका उत्तर क्या होगा? निषेचन के बाद फल कौन बनता है? अभी तो आपने बताया निषेचन के बाद अंडाशय ही फल बनता है। एकदम सही जवाब। तो अब हम पौधों से आगे बढ़ते हैं और सबसे जटिल प्रणाली यानी मानव भ्रूण के विकास की बात करते हैं। हाँ सर, मैं मानव भ्रूण के विकास को लेके बहुत उत्सुक हूँ। एक सिंगल सेल से पूरा बच्चा कैसे बन जाता है? तो इस पूरी यात्रा को हम 7 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जो महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। बिल्कुल, वहां शुक्राणु और डिंब मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, अविभाजन या क्लीवेज। इसमें जाइगोट टूटने लगता है ना? हाँ, जाइगोट तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोमेयर नामक कोशिकाओं में टूटता है। फिर आता है तीसरा चरण, मोरूला। ये 16 कोशिकाओं वाली एक ठोस गेंद जैसी संरचना होती है। 16 कोशिकाओं की ठोस गेंद। और इसके बाद चौथा चरण है ब्लास्टुलेशन। इसमें वो ठोस गेंद अंदर से खोखली हो जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, ट्रोफोब्लास्ट, वो बहुत अहम है। वो क्यों? क्योंकि वही आगे चलकर प्लेसेंटा बनाती है। ये शुरुआती 4 चरण थे। अब 5वां चरण सबसे निर्णायक है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, इसमें क्या खास होता है? इसमें कोशिकाएं 3 अलग-अलग परतों में बढ़ जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, तो इन्हीं परतों से आगे चलकर शरीर के अंग बनते होंगे? एकदम सही। एक्टोडर्म से त्वचा और तंत्र का तंत्र बनता है, मेसोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त बनता है, और एंडोडर्म से आंत और आंतरिक अंग बनते हैं। ये तो किसी बहुत ही कुशल इंजीनियर के डिजाइन जैसा लग रहा है ना? इसके बाद छठा चरण आता है, अंगोद्भवन या ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें इन्हीं परतों से अंगों और ऊतकों का निर्माण शुरू हो जाता है। और आखिरी चरण? 7वां और आखिरी चरण है विकास या ग्रोथ। इसमें भ्रूण सिर्फ आकार में बढ़ता है और पूर्ण विकसित शिशु का रूप ले लेता है। सच में ये एक बेहद जटिल लेकिन शानदार प्रक्रिया है। हाँ, अब मानव जनन की बात हो रही है तो महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सर, ये चक्र महिलाओं के शरीर को संभावित गर्भधारण के लिए तैयार करता है। तो क्या तुम सुनने वालों को इसके 4 चरणों के बारे में बता सकती हो? हाँ जरूर। पहला चरण है शेडिंग, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये आमतौर पर दिन 1 से 7 तक चलता है। जब गर्भधारण नहीं होता तो गर्भाशय की परत टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर आ जाती है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण फॉलिक्यूलर फेज है। यह 8वें से 14वें दिन तक चलता है। इसमें अंडाशय में अंडा परिपक्व होता है और गर्भाशय की परत फिर से मोटी होने लगती है। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है ओव्यूलेशन। सर, इस चरण के बारे में अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि ये चक्र की शुरुआत में होता है। बहुत सही बिंदु उठाया तुमने। हाँ, जबकि ओव्यूलेशन चक्र के एकदम मध्य में होता है, यानी 10वें से 14वें दिन के बीच। इसी समय परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर आता है। और फिर आता है चौथा चरण, ल्यूटियल फेज, जो 16वें से 28वें दिन तक चलता है। इस दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय को संभावित गर्भ के लिए एकदम तैयार रखता है।
तो ये चारों चरण मिलकर इस पूरे चक्र को पूरा करते हैं। सर, जनन की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के साथ साथ प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बात करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। असुरक्षित यौन संबंधों से सिफिलिस और गोनोरिया जैसे यौन संचारित रोग यानी एसटीआई हो सकते हैं। और एचआईवी एड्स भी तो इसी तरह फैलता है ना? हाँ, एचआईवी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सीधे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। तो इसके फैलने के मुख्य कारण क्या हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, संक्रमित सुई का उपयोग। तीसरा, संक्रमित रक्त चढ़ाना। और चौथा, संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी का वजन अचानक 10% से अधिक घट जाए और 1 महीने से अधिक समय तक बुखार या दस्त रहें, तो ये इसके लक्षण हो सकते हैं। तो सर, इन सब बीमारियों और अनचाहे गर्भ से बचा कैसे जाए? इसके लिए गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग जरूरी है। गर्भ निरोधक गोलियां ओव्यूलेशन को रोकती हैं, लेकिन कॉन्डोम ही वो एकमात्र तरीका है जो एचआईवी और एसटीआई दोनों से बचाता है और साथ ही गर्भधारण भी रोकता है। ये जानकारी सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सर, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा एक और मुद्दा है किशोरावस्था और गर्भधारण। हाँ, कम उम्र में मां बनना एक लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसका शरीर और दिमाग इतने बड़े बदलाव के लिए तैयारी नहीं होता। सही कहा आपने। ये सब जानना जनन विज्ञान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलो, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, परीक्षा के नजरिए से उसका एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स दोहराते हैं। पहला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो संरचना है जो मां के शरीर से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देती है। दूसरा है ऋतुस्राव और मध्य चक्र में अंतर। प्राइमेट्स जैसे मनुष्य और बंदरों में इसे ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय या कुत्ते में इसे मध्य चक्र या ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। सजीव प्रजक और अण्प्रजक। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो सजीव प्रजक यानी विविपेरस हैं, जैसे मनुष्य, और जो अंडे देते हैं वो अण्प्रजक या ओविपेरस हैं, जैसे पक्षी। और आखिर में 2 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, आईवीएफ और एचआईवी। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सारांश निकालें तो सारांश ये है कि जनन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमने पौधों और मानवों में इसके तरीके समझे और सुरक्षित यौन संबंध के महत्व को जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। प्रकृति ने जनन की पूरी व्यवस्था कितनी सटीकता से बनाई है। हाँ, लेकिन इसी बात पे जरा सोचिए, आज आईवीएफ जैसी वैज्ञानिक तकनीकों ने इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया को शरीर के बाहर एक प्रयोगशाला में संभव कर दिया है। मतलब जीवन की शुरुआत एक ग्लास ट्यूब में? हाँ, तो क्या विज्ञान भविष्य में जीवन के इस निरंतर चक्र और प्रकृति के बुनियादी नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाला है? ये सोचने वाली बात है। सच में, ये ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा क्षेत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।